की। दो ऐसे भाई बहन जिनकी दुनिया उनकी अपनी माँ के जाने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। अरे ओ मनहूस, जरा जल्दी हाथ चला। क्या पूरे दिन इन्हीं बर्तनों से खेलती रहेगी? कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? और सुन, मेरे बेटे समीर के लिए आलू के पराठे बना देना, मक्खन मारकर। माँ जी, भाई के लिए भी बना दूं? मेरा भाई? जब देखो तब मेरा भाई। एकदम चुप। तुम दोनों भाई बहन इस घर पर सिर्फ एक बोझ हो, बोझ। चल जा, कल की बची हुई रोटी रखी है, खा लेना दोनों। पराठे खाने के सपने मत देख, समझी? क्या हुआ रिया, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं भाई, वो बस कुछ नहीं हुआ। तेरी लाडली बहन काम चोरी कर रही थी तो जरा समझा रही थी। जा तैयार हो जा। और सुन रोहन, तेरे इस महीने की कॉलेज की फीस नहीं दी जाएगी। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कोई काम धंधा देख लो। लेकिन माँ जी, ये मेरा आखिरी साल है, मेरी पढ़ाई। तो मैं क्या करूं? नाचूं? मेरे पास पैसे नहीं है तुम दोनों पर बर्बाद करने के लिए। मेरा समीर है ना, उसे पढ़ाना है मुझे। वो इस घर का चिराग है, तुम दोनों की तरह पनौती नहीं। मॉम, नाश्ता कहाँ है? जल्दी करो, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। और हाँ, वो नए जूते खरीदने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। हाँ मेरा राजा बेटा, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म पराठे। और पैसे ये ले। मेरे बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोहन और रिया एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। उनकी आंखों में अपमान और दुख साफ नजर आता है। अत्याचार का ये सिलसिला रोज बढ़ता जा रहा था। सरला की क्रूरता में उसका साथ देने के लिए अब उसका भाई विक्रम भी अक्सर घर आने लगा था। अरे सरला दीदी, ये तो बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर दो इसके, घर का बोझ कम होगा। कौन करेगा इससे शादी? दहेज में देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और इसको घर में रखा है काम करने के लिए, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। रिया की आंखों से आंसू गिरकर जमीन पर लगते हैं। तभी रोहन कॉलेज से आता है। उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट था। माँ जी देखिए, मुझे पूरे जिले में स्कॉलरशिप मिली है। अब मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। सरला और विक्रम के चेहरे पर खुशी की जगह जलन साफ दिखती है। स्कॉलरशिप? बड़ा होशियार बन रहा है, हैं? तेरी सारी होशियारी हम निकाल देंगे। मामा जी, ये क्या किया आपने? मेरी मेहनत। आवाज नीचे। मेरे भाई से जुबान लड़ाता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। जाओ पड़े रहो अपने कमरे में भूखे। रिया रोते हुए अपने भाई को कमरे में ले जाती है। दोनों कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और भूख से आधी रात में रिया की नींद खुल जाती है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है भैया। रो मत रिया, मैं भी कुछ तेरे लिए खाने को लाता हूँ। तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। रोहन रसोई में जाता है और एक थाली में रिया के लिए खाना निकालता है। गलती से एक कटोरी थाली से गिर जाती है और विक्रम की नींद खुल जाती है। वो सीधा रसोई की तरफ बढ़ता है। दीदी, ओ दीदी, अरे जल्दी आओ यहाँ। देखो इस नालायक को, अब ये चोरी पे भी उतर गया है। रसोई में घुस के खाना चुरा रहा था, अब मैंने पकड़ लिया इसको। माँ, रिया को बहुत भूख लगी थी, बस उसके लिए थोड़ा खाना ले रहा था। सत्यानाश हो इन दोनों भाई बहनों का। काम चोर तो थे ही, अब चोरी पे उतर आए हैं दोनों। निकल इस घर से बाहर। आज तेरी सजा यही है कि आज तू घर के बाहर ही अपना ठिकाना तलाश कर और वहीं जाके सो। चोर कहीं के, निकल मेरे घर से बाहर। आधी रात में सरला ने रोहन को घर से बाहर निकाल दिया और बेचारी रिया खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी और अपनी लाचारी पे रो रही थी। अगली सुबह रोहन घर वापस आ गया क्योंकि वो अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। दिन बीत गए, ये जुल्म अब आदत बन चुका था। रिया की पढ़ाई लगभग छूट चुकी थी और रोहन को कॉलेज के बाद मजदूरों की तरह घर के भारी कामों में झोंक दिया जाता था। अत्याचार की हद तब हुई जब एक दिन रिया बीमार पड़ गई। रिया को तेज बुखार था और ठंड से कांपते हुए रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी।
वाह, क्या एक्टिंग हो रही है। महारानी की तरह लेटी हुई है। उठ। माँ, बहुत तेज बुखार है, बदन टूट रहा है, आज काम नहीं हो पाएगा। बुखार है? काम करेगी तो पसीना आ जाएगा, सारा बुखार उतर जाएगा। चल उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है। मेरे भाई विक्रम के कपड़े भी हैं, उसे जरा अच्छे से रगड़ कर साफ करना, वो आने वाला है। माँ, रहम कीजिए, वो सच में बीमार है, उसका शरीर तप रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। क्या हो जाएगा? अरे काम चोरों के बहाने हैं ये सब, और तू बड़ा डॉक्टर बन रहा है। हाँ, चल मेरे साथ बाजार चल। 50 किलो आटा और चावल की बोरियां लानी है, गाड़ी में रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मामा जी, रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल मेरे साथ। एक तरफ तेज बुखार में तपती रिया ठंडे पानी में कपड़े धो रही थी और रो रही थी। दूसरी तरफ रोहन से मजदूरों की तरह भारी बोरियां उठवाई जा रही थी। सरला और विक्रम उन्हें देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। वो सिर्फ उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को भी तोड़ना चाहते थे। एक दिन रोहन अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी घड़ी को साफ कर रहा था। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। समीर की नजर उस पर पड़ती है। मॉम, देखो भैया के पास कितनी अच्छी घड़ी है, मुझे ये चाहिए। नहीं समीर, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। निशानी? इस घर में मनहूस निशानियों की कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा मांग रहा है ना, तो उसे दे। सरला वो घड़ी समीर को दे देती है। समीर उसे पहनता है, कुछ देर खेलता है और फिर जानबूझकर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वो टूट जाती है। टूट गई, बेकार थी ये तो। रोहन टूटी हुई घड़ी को उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज सिर्फ घड़ी ही नहीं, उसका सब्र भी टूट चुका था। उसी रात रोहन और रिया अपने कमरे में थे। रिया के पास एक सूखी रोटी का टुकड़ा था जो उसने छुपा कर रखा था। भाई, ये खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं रिया, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। हम कब तक ये सब सहेंगे? हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ जाएंगे भाई, हमारा इस दुनिया में है ही कौन? और पिताजी, उन्हें तो लगता है माँ जी हमारा कितना ख्याल रखती है, वो कभी हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं रिया, अब और नहीं। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब इस जुल्म का हिसाब होगा। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे भाई? वो लोग तो बहुत खतरनाक हैं। हर रावण का अंत होता है रिया, और इनका अंत हम दोनों मिलकर लिखेंगे। बस तू मेरा साथ देना। रिया अपने भाई की आंखों में एक नई चमक देखती है और सिर हिलाकर हाँ कहती है। उस रात रोहन ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो सरला और विक्रम के लालच को ही उनका हथियार बनाने वाली थी। अगले दिन रोहन अपने एक दोस्त जो एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था, उसे घर लेकर आता है। माँ जी, ये मेरे दोस्त के बॉस हैं, शर्मा अंकल। ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। नमस्ते बहन जी, मुझे पता चला है कि आप ये घर बेचना चाहती हैं। घर? नहीं तो, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। अरे कैसी बात कर रही हैं? मुझे एक पार्टी डीलर ने बताया है कि इस एरिया में आपकी जमीन पर उनकी नजर है। वो इस पुराने घर के बदले आपको पास की नई कॉलोनी में एक फ्लैट और ऊपर से 20 लाख रुपए कैश देने को तैयार है। 20 लाख का नाम सुनते ही सरला और वहाँ मौजूद विक्रम की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। 20 लाख? दीदी, सौदा तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये घर मेरे पति के नाम पर है। कोई बात नहीं, अगर बच्चे एनओसी पर साइन कर दें कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो सौदा पक्का हो सकता है। आप बस बच्चों से साइन करवा लीजिए, मैं कल आकर आपको 1 लाख रुपए एडवांस दे जाऊंगा। रोहन और वो आदमी ये सब कहकर वहाँ से चले जाते हैं। 20 लाख? विक्रम, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब इन दोनों मनहूसों से साइन करवाना पड़ेगा। शाम हो जाती है। सरला और विक्रम रोहन और रिया के पास कुछ कागजात लेकर आते हैं। चलो जल्दी से इन कागजों पर साइन कर दो। कैसे कागज हैं ये? तुझे इससे क्या मतलब? जो कहा है वो कर, चुपचाप साइन कर दे। मैं बिना पढ़े कहीं साइन नहीं करूंगा। ये हमारे पिताजी का घर है, हम इसे बिकने नहीं देंगे। हाँ, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, हम साइन नहीं करेंगे।
ये सुनते ही सरला और विक्रम का असली रूप बाहर आ जाता है। करेगा, तेरा बाप भी साइन करेगा। बहुत पर निकल आए हैं तुम दोनों के, हैं? साइन करती है या नहीं, वरना तुझे इतना मारूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आज तुम दोनों का इस घर में आखिरी दिन है। छोड़ो मेरी बहन को। आज आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ कर दी। क्या कर लेगा तू? तू और तेरी बहन, तुम दोनों इस घर पर कलंक हो। मैंने तुम्हारे बाप से शादी ही इसी घर और प्रॉपर्टी के लिए की थी। जिस दिन ये घर बिकेगा उस दिन तुम दोनों को धक्के मार कर सड़क पर फेंक दूंगी। सोचते क्या थे, हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं? तुम दोनों नौकर हो हमारे और नौकर ही रहोगे। रोहन अपनी जेब से फोन निकालता है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और स्पीकर पर था। फोन पर दूसरी तरफ उसके पिता थे जो शहर से बाहर काम करते थे और रोहन ने उन्हें सुबह ही सब कुछ बताकर कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखा था। पिताजी, आपने सब सुन लिया? हाँ बेटा, मैंने सब सुन लिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। उस रिकॉर्डिंग को तुरंत पुलिस को भेजो। मुझे तुम लोगों की जान की फिक्र हो रही है। मैं भी तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। ये आवाज सुनकर सरला और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और मौका देखते ही रोहन उस रिकॉर्डिंग को पुलिस को फॉरवर्ड कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस का सायरन सुनाई देता है और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। सुर्पनखा और मामा कंस, आप दोनों का समय समाप्त हुआ। अब जेल में कैदी तुमसे काम करवाएंगे। तावड़े, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। समीर का क्या करे सर? सर, इसे छोड़ दीजिए। शायद ये सब देखने के बाद ये सुधर जाए। तावड़े, गिरफ्तार कर लो सरला और विक्रम को और समीर को जाने दो। यस सर। पुलिस विक्रम और सरला को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। शाम को रोहन के पापा उनके पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों को गले लगा लेते हैं। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? बहुत हुआ बच्चों, मुझे इस खेल का अंत करना है। चलो मेरे साथ। निश्चय अपने बच्चों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सरला, मैंने तुम्हें इन बच्चों की माँ बनने के लिए घर में जगह दी थी और तुम डायन निकली, डायन। मेरे ही बच्चों पर इतना जुल्म। नहीं जी, ये सब झूठ है। ये आपका बेटा आपको भड़का रहा है। अंकल, इस फोन में कुछ वीडियो भी हैं, सब इसमें कैद है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और विक्रम, तुम दोनों अब जेल में सड़ोगे। मेरे बच्चों को अनाथ समझकर उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब तुम दोनों का खेल खत्म। घर में वापस शांति आ गई थी। निश्चय ने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब वो बच्चों के साथ ही रहता था। बच्चों, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना गिर सकते हैं। नहीं पिताजी, आप बस हमारा भला चाहते थे। गलती आपकी नहीं, उन लोगों की नीयत की थी। सब ठीक हो गया भाई। हाँ रिया, अब सब ठीक हो गया। उस दिन उस घर से सिर्फ जुल्म का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक नए सवेरे की शुरुआत हुई थी। रोहन और रिया ने ये साबित कर दिया कि जब सहने वाले अपनी चुप्पी तोड़ते हैं तो वो प्रलय लाते हैं। उनके आंसुओं ने जख्म जरूर दिए थे, लेकिन उन्हीं जख्मों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि वो अपने हक के लिए लड़े और जीते भी।